मध्यकालीन भारत के भाग 2 सेशन में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर प्रश्न 41 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। वो वीडियो अपलोड हो गया, आप लोग जाकर देखिए। और पार्ट 2 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 79 तक है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का शुरुआत करेंगे। तो बिना विलंब के हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तबकात-ए-नासिरी का लेखक था मिन्हाज-उज़-सिराज। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उज़-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। 23 अध्यायों में है। रॉबर्टरी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार था जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित करवाई और खुतबा पढ़वाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुआन का उपनाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 43, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, क्या थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन में आप एग्जाम में चारों ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए, किस तरह से एग्जामिनर जो है, सेटर जो है, कंफ्यूज करता है। पुरोहित वर्ग को सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर में जाने से प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, आपको एक आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए इसका डिस्कशन। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया, ठीक है। ये सब सारी भाषा का जो है डेवलपमेंट इनका योगदान है। भक्ति आंदोलन में संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे, ठीक है, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके, समझ सके, और इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। जो संत थे वो जानते थे कि जो क्षेत्रीय भाषा में यूज करेंगे तो यहाँ के लोग जो है उस चीज़ को समझेंगे, और साथ साथ उसका भाषा का विकास भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है यूआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा था। कहीं कहीं आपको आंसर में 8 भी मिलता है, कहीं कहीं 7 भी मिलता है, ठीक है। जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया, ठीक है। वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, वो आगे चले गए। दूसरी तरफ जब अल्लाह ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान जो है एक दरवाजा या फिर एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर आ जाऊंगा। हमारे मकान में 2 दरवाजे, अगर इससे सुल्तान आएगा तो मैं इस दरवाजे से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि महबूब इलाही के नाम से किन्हें जाना जाता है। आगे आइए प्रश्न संख्या 45, 45 नंबर क्वेश्चन। 12 मासा की रचना किसने की? तो सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका बुक है और क्वेश्चन भी है, दोनों चीज़ है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत भी किताब है जायसी का। अखरावट है था आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। प्रश्न संख्या 46, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। यहाँ पर तुगलमा प्रथा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बार बार रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। आप जानते हैं कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी थे, और मुगल वंश का स्थापना इब्राहिम लोदी को हराकर ही बाबर ने किया। पर बाबर ने इसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी संख्या से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था, वह अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था।
वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता था, बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। ठीक है, तो ये जीतने की क्या कारण थे? तो उसकी सैन्य कुशलता। यहाँ पे ध्यान रखना है ऑप्शन को। क्वेश्चन 47 47 नंबर क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तो तुर्की में। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। अगर कोई व्यक्ति अपनी घटना को, अपनी कहानी को स्वयं लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। और किसी व्यक्ति ने अगर कोई दूसरे को लिखता है, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, यह किताब तुर्की भाषा में स्वयं ही लिखा, इसे तुजुक ए बाबरी कहा। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी जहाँ आप देखिए वहाँ पे टिक कर दिए सीधे तुर्की। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। तो उसकी राज दरबार की भाषा कौन थी? फारसी थी। और आगे चल के इस किताब बन गया बाबरनामा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया, 1532 में। डिस्कशन देखिए इसका। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे, हाजी बेगम जो है अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया। तो ये डेट कभी कभी पूछता है कि कब कराया? 1564 में। इस मकबरे का नक्शा मीरक मियाज मीरक मिर्जा ग्यास ईरानी वास्तुकार थे ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के पारितः एक बाग की रचना हुई। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की हुमायूंनामा की रचना। बाबर की शाहजादी। ठीक है, बाबर की शाहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की, जो फारसी भाषा में था। ठीक है, और फारसी भाषा जो है दरबारी भाषा था मुगल वंश का। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया ताकि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल में विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेश अनुसार हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51, 51 नंबर क्वेश्चन। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम द्वारा अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवरा की लड़ाई, देवरायगढ़, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है, इसका देखिए डिस्कशन। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा जिसे बोलते हैं जगह है, गोमती के स्थान नामक स्थान पर अफगान विरोधियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती से हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है, उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। तो जब यहाँ पे भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई तो आगे चलकर भिश्ती को एक दिन के लिए सिंहासन में बैठाया गया और यही भिश्ती जो है चमड़ा का सिक्का जारी किया। ये सोचा कि इतिहास में मेरा नाम दर्ज कैसे होगा, इसलिए इसने ये काम किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 1531 में कौन सी लड़ाई है। 1531 में हो जाएगा आपका देवरा की लड़ाई और 1539 में जो है चौसा की लड़ाई। इसके आगे देखिए, अब है आगे 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसे बोलते हैं। 1539 में हो गया आपका चौसा। ठीक है, 1540 में हो जाएगा आपका कन्नौज या बिलग्राम। इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। और 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। तो 22 जून 1555 को कौन सा युद्ध हुआ है? सरहिंद का युद्ध। ये क्वेश्चन सीधा यहाँ से भी आ सकता है कि सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। ठीक है, और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? ठीक, तो ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। 1529 में
बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ये भी पूछ सकता है कि हजरत आला की उपाधि किस समय की? 1529 में की, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद। ये चीज ध्यान रखना है। फिर 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। और 1540 में आप जानते हैं कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। फिर 1555 में अभी ऊपर ही डिस्कशन हुआ है सरहिंद का युद्ध, ठीक है, जिससे हुमायूं को खोया हुआ उसका साम्राज्य मिल गया था। तो शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसे हम रोहतास भी बोलते हैं, रोहतास। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे से बना है। कलिंजर का युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। ध्यान देना है कि आपसे महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के समय का सेनापति पूछा, ना कि परमानेंट सेनापति। डिस्कशन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में, 1576। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह, मुगल सेनापति कौन? मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। ठीक है, एक तरफ थे मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां, और इधर महाराणा प्रताप। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सुर कर रहा था। ठीक है, हकीम खां सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। पचपन नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने कर दिया था, अकबर कर दिया था। आगे देखिए, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करना श्रेय अकबर को ही जाता। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके अधिकारों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों के निकट लाने का प्रयास किया। ठीक है, जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1502 ईस्वी में दास प्रथा, ये डेट ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे मिलाने के लिए पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 में। 1563 में क्या है? तीर्थ यात्रा कर। जोधा अकबर फिल्म में आप देखे होंगे कि वहाँ पे ऋतिक रोशन जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। 1564 में जजिया कर, 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता को के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं से सम्मानित किया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहले भारत में जजिया कर का इंट्रोड्यूस किसने किया, किसने सबसे पहले शुरुआत किया जजिया कर को। ठीक है, और आप जानते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन युग का अकबर भी कहा जाता है। 56 नंबर प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में मिलाया। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। ठीक है, दाऊद मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और ईश्वर का 1576 में बंगाल तथा बिहार पूर्ण रूप से, यहाँ ध्यान देना है, पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। हालांकि 1574 में आप देख रहे हैं कि स्पेशली बिहार को मुगल का आधिपत्य हो गया था। ठीक है, और पूर्ण रूप से बिहार और बंगाल कब हुआ? 1576 में। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 57, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक है, ऑप्शन में हुमायूं भी है, हुमायूं टिक नहीं करना है।
डिस्कशन देखिए ध्यान से। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारिकों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई, ठीक है? जो आपका पूर्वी द्वीप समूह था उसके साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अकबर का टाइम पीरियड देखिए आप 1556 से 1605, ठीक है। प्रश्न संख्या 58, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? आईने अकबरी 58 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था की आधिकारिक वृत्तांत है, ठीक है। अकबरनामा का वो कौन सा भाग है? तीसरा भाग है आईने अकबरी, जिसे किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। वो 9 रत्न में भी शामिल थे। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1522 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार है, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसे बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा का मतलब क्या होता है कि संगमरमर में जो है, संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थर जेवरात की उसमें उसका यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 60, पारचीनकारी पित्रादुरा जिसे बोलते हैं निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पित्रादुरा दीवारों में जो है अर्धकीमती या फिर संगमरमर में पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि भारत में पित्रादुरा इस नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61, मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका था। लगान निर्धारण करने का तरीका क्या था? बंटाई था, बंटाई। मध्यकालीन में, मध्यकाल में, मिडल पीरियड में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। कौन कौन सी प्रणाली थी? ध्यान दीजिए यहाँ पे। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई। कौन कौन सा? पहला नस्क एवं मुक्ताई अथवा कनकुल कनकुत। दूसरा है नकदी अथवा जब्ती प्रणाली और तीसरा है गल्ला बख्शी या बंटाई, ठीक है। बंटाई 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन? खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ठीक है। तो वही बटाई आपसे पूछा गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने बनवाए। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने बनवाए। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना और अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। तो बी देख लीजिए, अकबर हो गया। 63 नंबर प्रश्न, अब ये स्टार मार्क है। दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, देख लीजिए आगे। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए आमिर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद तथा बाद में अबू समद की देखरेख में प्रायः 25 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंटू 20 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो की तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायर अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा की चच्चा की वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रयोग किसके दरबार में हुआ था? अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप नोटिस करना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो किसने प्रवेश कराया? पुर्तगाली, जिसने मुगल चित्रकारों की दो विशेषताएं ग्रहण की: व्यक्ति विशेष का चित्रण करना, पर्सनल अपना बनाना, इंडिविजुअलाइजेशन, और दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। जैसे अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, तो उसे छोटे आकार में आकृति दे देना। चित्रकला का विकास, ध्यान देना यहाँ पे कि चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। ध्यान देना यहाँ पे कि जो पेंटिंग का डेवलपमेंट है वो हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ना शुरू हुआ। सबसे पहले किसने लाया था वहां से? पुर्तगालियों ने। अकबर के दरबार में मिस्किन एक चित्र यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय में दसवंत, ये जो फेमस क्वेश्चन है इससे आता है, अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग स्वर्णकाल कहा जाता है। सीधा सीधी क्वेश्चन है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके दरबार में माना जाता है? तो जहांगीर। आगे देखिए प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट किसके राज दरबारी थे? तो फेमस क्वेश्चन है अकबर। ये तो समझिए आप इस पर डबल स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पर डबल स्टार, ये सब क्वेश्चन आपसे मिस ना हो एग्जाम में। इसका डिस्कशन देखिए। दसवंत और वसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, दसवंत कौन था? कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। ठीक है, और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, इतना बड़ा चित्रकार, इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं: दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक। ठीक है, फारूक के बाद है कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश। आपसे एग्जाम में अगर सीधा सीधी पूछ दें, ठीक है, कि हरिवंश और खेमकरण, खेमकरण किसके दरबार में चित्रकार थे, तो हो सकता है कि आदमी कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ उस नाम को ध्यान में जरूर रखना है कि अगर कुछ अलग नाम आ रहा है तो उसमें ज़्यादातर चांस है अकबर टिक करने का। 66 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ऑप्शन ए जहांगीर, जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला जहांगीर काल में अपने शिखर पर थी। इस समय ही चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारीख था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों का द्वारा मुख, शरीर तथा पैर को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान का पहचान सकता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका हाथ कोई बनाए और उसका पैर कोई बनाए, ऊपर का सिर का भाग कोई बनाए, तो जहांगीर इतना पारखी था कि वो बता सकता था कि किसके द्वारा बनाया गया आकृति है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों से चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। ठीक है, तो जानवरों के चित्र भी बनाए जाते थे। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था किसने? तो अबुल फजल ने, सॉरी अबुल हसन ने, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल कालीन चित्रकाल का स्वर्णयुग कहा गया है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन नंबर डी अकबर, अकबर की उपज थी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 67 का डिस्कशन। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली, जो आपका लैंड से, लैंड रेवेन्यू जो था, जो आपका भू राजस्व से जो पैसा आता था वसूली के लिए एक जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। जो भूमि सर्वेक्षण, यानी जो आपका भूमि का उसमें जो सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, भू राजस्व निर्धारण कितना टैक्स लगाना है के लिए दस्तुरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, यही प्रणाली प्रचलित थी। 68 नंबर,
यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल के समय इलाहाबाद में, जो अभी हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो स्टूडेंट देख लीजिए किसका है, 68 का ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लग गए और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोग काम किए। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि पैलेस ऑफ 40 कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। और पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे, ठीक है। 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया, तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन, सिकंदर नहीं है, जैनुल आबिदीन है, ठीक है, जैनुल आबिदीन। इसका डिस्कशन देखिए, अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों को संरक्षण प्राप्त किया, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों को संरक्षण किसने दिया? तो कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए, बिना जात का पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक संख्या में सेना रखना पड़ता था। यहाँ लिख लीजिए डिस्कशन में, दो अस्पा का मतलब हुआ कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और मान के चलिए कि आपके पास 10 सवार हैं तो उससे ज़्यादा जो है घोड़ा आपको रखना पड़ेगा, 20 घोड़ा। सिंह अस्पा क्या है कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे, तो उसे हम सिंह अस्पा कहते थे। उनमें क्या होता था कि उनके पास 3 गुना घोड़े होने चाहिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 71, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था झगड़ा, कंधार, ऑप्शन नंबर बी। कंधार राज्य, अभी एक मूवी आ रहा है कंधार हाईजैक, IL 3801 करके, तो इसी पे बेस्ड है। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासकों तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, ठीक है। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। 72 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया है? सभी लोग जानते हैं कि किसने कराया दिल्ली के लाल किले का निर्माण, ठीक ना, शाहजहां। यहाँ देख लीजिए डिस्कशन में, ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां, रेड फोर्ट का निर्माण। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की, ठीक है। 1638 ईस्वी में तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले में पश्चिमी द्वार पर का नाम जो है लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम जो है दिल्ली दरवाजा है। तो ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? पश्चिमी द्वार का नाम है आपका लाहौरी दरवाजा, और दक्षिणी द्वार का नाम क्या है? आपका है दिल्ली दरवाजा। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 73, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन नंबर सी, AL श्रीवास्तव। AL श्रीवास्तव, AL श्रीवास्तव, AL श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां को शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला से भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। JN सरकार और VA स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है।
एस आर शर्मा ने शाहजहां काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। आइए प्रश्न संख्या 74 देखिए। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, ठीक है ना। औरंगजेब जो है सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किस तरह का मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान। उदार द्वारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए। अभी क्लियर हो गया होगा कि जिहाद एक्चुअल में डिफिनेशन क्या था औरंगजेब के द्वारा। जब तक कि वे इस्लाम के राज दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, ठीक ना। इसका ये मतलब हो गया यहाँ पे कि जो गैर मुसलमानी देश हैं दारुल हर्ब के विरोध में धर्मी जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य में दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कितने नंबर गुरु थे? 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। पटना में एक जगह है पटना सिटी, ठीक है, वहाँ पे इनका स्थान है गुरु गोविंद सिंह जी का। 76 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? ठीक है ना, मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब, ठीक है। मुहतसिब कौन था मुगल प्रशासन में? तो लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का आचरण जो है आचरण का निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना तथा प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं को का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर में निकासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया, ठीक है, शैतानपुरी। 76 नंबर प्रश्न। 70 नंबर, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है क्या? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। आगे देखिए कि मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है मदद ए मास किसको? तो धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, कि उसके लिए हम पैसा नहीं ले रहे हैं, आपको हम इसी तरह अनुदान दे रहे हैं, मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सदर करता था और यह दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए, यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से चलती रहती। 78 नंबर प्रश्न देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, ठीक है, मोहम्मद शाह था। उसकी क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1539 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफिया, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त ताऊस मयूर सिंहासन भी ईरान लेकर चला गया। तो तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 79 अंतिम प्रश्न है मध्यकालीन भारत का। ये मिडिवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का अंतिम प्रश्न है। टोटल 79 प्रश्न हुए हैं, 79 प्रश्न। आप 2 पार्ट में है, जाकर देखें और कल से जो है हम लोग आधुनिक भारत शुरुआत कर देंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। उस समय वो कहाँ पे था? आपके बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 71 तक खाली पड़ा रहा। 72 मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंचा
पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय से ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी से हो गया। कब से हो गया? 1803 ईस्वी से हो गया। तो कल से हमारा शुरुआत होगा नया सेशन का, आधुनिक भारत का। तो हम लोग कोशिश करेंगे 30+ प्रश्न पर डे करने का, साथ में डिस्कशन भी है। तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लगभग आपको 90+ क्वेश्चन मिल जाएंगे पर डे, ठीक है। तो इसे भी हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो आप जो है रिवीजन वीडियो के तौर पे इसे देखें, क्योंकि कमीशन के द्वारा कुछ पूछे गए क्वेश्चन है। अभी आपका अपनी एग्जाम जो है बिहार SSC, अभी MPSI का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार SI का नोटिफिकेशन है, बिहार पुलिस, SSC, BPSC, ठीक है ना, और रेलवे, और BPSC ट्री 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए यूज़फुल है। तो आप देखते रहें मध्यकालीन भारत भाग 2 पार्ट 2 और GS स्पिरिट पर अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें GS स्पिरिट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।